नमस्कार। राजस्थान की राजनीति के बारे में बहुत सारे लोग हमारे दर्शक राजस्थान से बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं चैनल के लिए हमारे। और उनकी हमेशा डिमांड रहती थी कि मैं राजस्थान के लिए वीडियोस नहीं बना रहा हूं। अभी पिछले दिनों हमने मध्य प्रदेश से शुरुआत की, इसकी बिहार पर भी हमने फोकस किया है थोड़ा सा। बिहार पे चूंकि लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं हैं, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान आसपास के ही स्टेट हैं और दोनों में एक साथ ही चुनाव होने वाले हैं। तो राजस्थान के लिए हमने चुना है आज विनोद पाठक जी को। मेरे पुराने मित्र हैं और राजस्थान पत्रिका में न्यूज एडिटर रहे वहां पर, और 10-12 साल से जयपुर में ही हैं और जयपुर की और राजस्थान की राजनीति को बढ़िया तरीके से समझते हैं। तो नमस्कार, आपका वेलकम विनोद जी। तो बताइए कि अभी जो भारत जोड़ो यात्रा यहाँ से निकली थी, उसके बाद से क्या माहौल बना है राजस्थान में? देखिए, राजस्थान की जो राजनीतिक तासीर है वो चुनाव से कुछ महीने पहले एक्टिव होती है, पर इस बार कुछ ऐसा रहा कि मीडिया ने जो है मतलब इतना हाइप दे दिया है पिछले कुछ 2-4 महीनों से कि ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में 1-2 महीने में ही चुनाव होने वाला है। जबकि पब्लिक में ऐसा कोई अभी खास इंटरेस्ट चुनावों को लेके नहीं देखा जा रहा है। मीडिया में बहुत ज़्यादा गॉसिप्स हैं, नेता आपस में लड़ रहे हैं मीडिया में। और कुछ कांग्रेस में कुछ ऐसी एक्टिविटी पिछले 4 सालों से जब से सरकार बनी है तब से चल रही है, एक लीडरशिप को लेके। क्योंकि चुनाव से पहले हाँ, अ, जो लड़ा गया था इलेक्शन, उसमें सचिन पायलट जो थे वो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष थे। तो उन्हीं के नाम पे लड़ा गया था और पब्लिक में उस वक़्त मैसेज ये था कि भई चुनाव जीतेंगे तो सचिन पायलट को कुर्सी मिलेगी। हाँ। और हुआ क्या कि वरिष्ठता के नाम पे गहलोत जी जो पहले 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने उनको कुर्सी दे दी गई। और जो भी एक फ़ॉर्मूला उस वक़्त बताया जाता था कि साहब लोकसभा का चुनाव आ रहा है तो वरिष्ठ आदमी की ज़रूरत है। एक बार लोकसभा का चुनाव हो जाएगा तो ये कुर्सी जो है एक ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो जाएगा ये। अच्छा। पर ऐसा हुआ नहीं और उससे सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से 2020 में एक बगावत सी हो गई थी कांग्रेस में। और अब तलवारें इस तरीके से खिंची हुई हैं कि दोनों के दोनों गुट जो है वो कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं हैं। और इसकी एक सितंबर में हमने देखा कि किस तरीके से जब अशोक गहलोत जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की लगभग तैयारी हो गई थी, पर उन्होंने कुछ ऐसी शर्तें रख दी कि साहब मैं चीफ मिनिस्टर भी रहूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहूँ। जब वो बात नहीं बनी तो वहाँ भी फिर दोबारा दूसरी बगावत उन्होंने करवा दी और उनके जो नेता थे वो एक इस्तीफ़ा देने का जो भी एक घटनाक्रम चला जिसको पॉलिटिकल ड्रामा कह सकते हैं। तो फिलहाल कांग्रेस में स्थिति ये है कि अभी भी कुर्सी की लड़ाई चुनाव नज़दीक है, फिर भी चालू है। और यहाँ कांग्रेस के नेता शक्ति प्रदर्शन करते रहते हैं और ये शक्ति प्रदर्शन बहुत कुछ देखने को भारत जोड़ो यात्रा में भी मिला। क्योंकि राजस्थान जो है वो कांग्रेस के पास 2-3 स्टेट्स ही हैं देश में इस वक़्त, तो उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो राजस्थान है। तो यहाँ करीबन 18-20 दिन भारत जोड़ो यात्रा रही और उसमें पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी, सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी और हर गुट ने अपने शक्ति प्रदर्शन की ताकत झोंक दी। तो थोड़ा शांति है और उसी को देखा-देखी बीजेपी ने भी एक जन आक्रोश सभाएँ करना शुरू कर दी। जिस दिन राहुल हाँ। गांधी की एंट्री हुई थी उनकी राजस्थान में, तो उसी दिन से भाजपा ने भी एक बिगुल बजा दिया जन आक्रोश सभाओं का। उसमें भीड़ कितनी जुटी ये सवाल नहीं है, पर उन्होंने एक तरीके से अपने आप को भी एक्टिव करने के लिए और उस भारत जोड़ो यात्रा को थोड़ा-सा डिफ्यूज़ करने की कोशिश की है। हुँ। अच्छा, इसमें आपने जैसे कहा कि 2020 में जब बगावत की थी सचिन पायलट ने, और वास्तव में उस समय तो कोविड से बड़ी बड़ी खबर राजस्थान में सचिन पायलट की बगावत थी। तो मैं बिल्कुल। उसे कवर कर रहा था, मैंने उस पे काफ़ी वीडियोज़ भी बनाए थे। लेकिन उसके बाद ये कहा जाता था कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने खुद फ़ोन किया सचिन पायलट को और ये कहा कि हम आपके बारे में सोचेंगे और आपके जो लोग हैं, उन्हें एडजस्ट करने की कोशिश भी की जाएगी। तो ये सब बातें आई थी प्रकाश में कि हम आपको एडजस्ट करेंगे, आपके लोगों को भी एडजस्ट करेंगे, और शायद उसमें कोई टाइम भी दिया गया था। लेकिन अब टाइम बहुत कुछ हो चुका है और अब मेरे ख्याल में चुनाव में 8-9 महीने केवल बाकी हैं। डिक्लेरेशन अगर अधिसूचना की बात कर रहे हैं तो 7-8 महीने ही बाकी हैं। तो क्या अभी वहां पर अब फिलहाल लगता है कि चुनाव से पहले कुर्सी पे चेंज होगा या कांग्रेस
गहलोत के साथ कंटिन्यू करेगी? जब 2020 में बगावत हुई थी और पूरी कांग्रेस के जो विधायक थे या जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, भले वो बीटीपी हो, भारत ट्राइबल पार्टी हो, भले निर्दलीय विधायक हो, निर्दलियों में भी काफ़ी विधायक ऐसे हैं जो अशोक गहलोत गुट के माने जाते हैं, जैसे संयम अरोड़ा हैं या बाकी और भी कुछ विधायक हैं। तो ये सारे के सारे होटलों में बंद रहे। कुछ दिन चेन्नई के होटल में रहे, फिर उसके बाद बाड़मेर की तरफ वाला पश्चिमी राजस्थान की तरफ चले गए। समझौता कुछ ऐसा हुआ कि सब आपके लोगों को एडजस्ट किया जाएगा, सचिन पायलट वापस आ गए, उनके खिलाफ कुछ केस वगैरह थे, उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया, उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। उनके लोगों को जो मंत्री थे विशेश्वर सिंह है, जो भरतपुर के स्ट्रॉन्ग जाट लीडर हैं, वो थे। करौली से रमेश मीणा थे, तो ये ऐसे लोग थे जिनको वापस मंत्रिमंडल में ले लिया, पर सचिन पायलट को उस वक़्त कुछ भी नहीं दिया गया। और आप जानते हैं कि उस वक़्त अशोक गहलोत जी ने नाकारा, निकम्मा और कैसे-कैसे शब्दों का इस्तेमाल भी हाँ। किया था और मतलब बागी तो खुलेआम कहा जा रहा था, बागी तो खुलेआम कहा जा रहा था। कहा जा रहा था, पर सचिन पायलट के साथ उस वक़्त सिर्फ 19 ही विधायक थे, बहुत ज़्यादा नहीं गए थे। और आज की स्थिति में देखा जाए तो वो उनकी संख्या और कम हो गई है। जो 19 थे, 19 में से भी मुझे लगता है कि जो 10-12 पायलट की ही शिफ्ट हो गई है। पूरी तरह शिफ्ट हो गई है। तो अभी जब ये सितंबर में जो घटनाक्रम है, जो ताज़ा घटना 2 थी, उसमें सचिन पायलट को पूरा संदेश था, यहाँ पूरा एक मैसेज था कि साहब वो दिल्ली से जिस तरीके से आए, विधानसभा में लोगों से मिले, मंत्रियों से मिले, विधायकों से मिले, उन्होंने एक मैसेज देने की मतलब कहते हैं उतावलापन, कुर्सी मिलने जा रही हो जैसे। तो उन्होंने ऐसा उतावलापन दिखाया, तो मुझे लगता है क्योंकि अशोक गहलोत तो बहुत ही वरिष्ठ और कहा जाएगा तो राजनीति के खिलाड़ी हैं। तो उन्होंने हो सकता है जैसा यहाँ कयास भी लगाया पत्रकारों ने या जो राजनीतिक विश्लेषण करते हैं कि भाई कहीं न कहीं ये संकेत मिला कि यार कुर्सी छोड़ो और वहाँ की कुर्सी पाओ। तो ये ना हो कि यहाँ की भी छूट जाए और वहाँ हाँ, हाँ, हाँ। उतावलापन था ना, वो मैसेज तो वही था कि भाई इनको कुर्सी मिलने वाली है, पर उस उतावलेपन ने गहलोत साहब को थोड़ा-सा एक जो है ना सतर्क कर दिया और उन्होंने जो है अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी पकड़ के रखी और राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ दी। उस समय अशोक गहलोत दिल्ली में थे और मेरे ध्यान है जिस दिन की आप बात बता रहे हो कि अजय माकन और खड़गे साहब आए थे यहाँ पे ऑब्जर्वर बन के और विधायक मिलने के लिए नहीं पहुंचे थे। तो उसमें तो अशोक गहलोत ने तो अभी एक इंटरव्यू में अपने ये कहा कि वो एक सूत्री एजेंडा ये लेके आए थे कि साहब आप बस ये कह दो कि हाई कमान को हम अधिकृत करते हैं फैसला लेने के लिए और वो सचिन पायलट को सीएम बनवाने के लिए प्री डिटरमाइंड थे कि हम आएंगे और सचिन को सीएम बनवाकर यहाँ से जाएंगे। क्या ऐसा था? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही था और वो लौटे थे गहलोत जी वहाँ से, दिल्ली से, जयपुर में ही थे और सीएम हाउस में बाकायदा एक विधायकों की मीटिंग रखी गई थी, विधायक पहुँच गए थे, पर विधायकों ने क्या किया जैसे गहलोत साहब के करीबी विधायकों में जो मंत्री भी हैं, डॉक्टर महेश जोशी हैं या आप अपने बहुत ही धारीवाल शायद क्या नाम उनका? शांतिलाल धारीवाल जी जो सबसे वरिष्ठ हैं और गहलोत जी के काफ़ी जो मंत्रालय उनके पास है, उनके काम भी देखते हैं। जैसे वित्त मंत्रालय है तो गहलोत जी के पास, पर उसका पूरा काम जो है धारीवाल जी के देखते हैं। यूडीएच जो सबसे बड़ा आज के टाइम पे यहाँ का मंत्रालय है, मतलब जो आवास से जुड़ा हुआ है या डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ उनके पास है। बहुत बड़े-बड़े काम भी इस वक़्त राजस्थान में जो परियोजनाएँ चल रही हैं, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो सब धारीवाल जी उसके देख रहे। तो इन लोगों ने एक जो है विधायकों को जुटाया और सब जो है बसों में बाकायदा बसें पहले से थे, मतलब प्री प्लान्ड था सब कुछ कि भाई बसें तैयार थी, बसों में बैठे और विधानसभा अध्यक्ष के घर पहुँचे और इस्तीफे जो है अब वो इस्तीफे भाई अभी जब इस्तीफे वापसी का एक अभी चला था, उसमें चला था कि साहब इस्तीफे वापसी ले रहे हैं, पर विधानसभा अध्यक्ष के ऑफिस का कहना था कि हमें कोई इस्तीफा मिला ही नहीं है, तो वापसी क्या होगा? और वो ये वाला केस पूरी तरह कोर्ट में है। जो उपनेता प्रतिपक्ष हैं बीजेपी के राजेंद्र राठौर, वो इसको हाई कोर्ट ले गए। अब ये किसी को समझ इस्तीफे आप मंजूर क्यों नहीं कर रहे अगर आपके पास गए? हाँ, इस्तीफे मंजूर और एक बार ये भी कहा जा रहा है कि साहब ये संवैधानिक व्यवस्था नहीं होती, इस्तीफे होने के बाद वापस नहीं होते हैं। तो जब इस्तीफे हुए नहीं, इस्तीफे हुए, ये अभी तक किसी को समझ में नहीं आ रहा है। कोर्ट भी कह रहा है कि भाई ये क्या है, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? उन्होंने उठा के नोटिस, जैसे कोर्ट की एक वो होता है कि भाई कोई भी कोर्ट पहुँचेगा तो नोटिस जारी कर दे, तो उन्होंने नोटिस जारी कर दिया।
अब कुल मिला के ये है कि भाई उसका पटाक्षेप हो गया है और इस्तीफे वापस हो गए, ऐसा जो है विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से वो आया है। उस तरह के इस्तीफे वापस हो गए जो दिए ही नहीं गए। हाँ, जो दिए ही नहीं गए थे वो वापस हो गए। अच्छा, ये तो कांग्रेस की बातें हमने पहले भी बहुत डिस्कस की हैं, लेकिन राजस्थान को लेकर थोड़ा सा थ्रस्ट ये रहता है कि अब जैसे कि अभी मैसेज जो जा रहा है, ओपिनियन पोल्स एक दो आने शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि इस बार बीजेपी कमबैक कर रही है वहां पे, और उनका मानना है कि कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि बहुत अच्छे खासे मार्जिन से कमबैक करेगी, क्योंकि जो इन फाइटिंग है कांग्रेस की, उसी को ही मान रहे हैं कि वो बीजेपी के लिए बेनिफिशियरी होगा। लेकिन अभी बीजेपी में एट प्रेजेंट अभी क्या मैसेज है, बीजेपी क्या सोच रही है, लीडरशिप को लेकर बीजेपी में क्या चल रहा है, इस पर भी थोड़ा सा बताइए। देखिए ये बिल्कुल ठीक कहा आपने कि राजस्थान में जो है, जैसा अभी हिमाचल में था कि रिवाज बदलेगा और सरकार राज बदलेगा टाइप से, तो यहाँ पे भी 1998 से ऐसा एक रिवाज चल रहा है कि एक बार कांग्रेस आती है, एक बार बीजेपी आती है। और इस बार भी यही कयास लगाए जा रहे हैं कि चूँकि ये रिवाज बन गया है तो बीजेपी आएगी। इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि जब 2013 में चुनाव हुए थे राजस्थान में, तो कांग्रेस 21 सीटों पे आ गई थी। हाँ। और उस वक़्त भी जो चीफ मिनिस्टर थे वो अशोक गहलोत जी थे। हम्म। उससे पहले वो 40 या कुछ ऐसी सीटों पे आ गए थे जब पिछली बार वो जब पहली बार मुख्यमंत्री। तो उनकी लीडरशिप में जो चुनाव लड़ा गया है वो हमेशा वो जो है काफ़ी डाउन कांग्रेस आई है। तो कयास तो यही है, लोग अनुमान लगा रहे हैं कि साहब इस बार भी ऐसा ही कुछ होगा। पर जिस तरीके से योजनाएँ इस वक़्त राजस्थान में चलाई जा रही हैं, मतलब आप अगर पूरे देश के सब राज्यों की सूची निकालोगे तो सबसे ज़्यादा योजनाओं का जो बम्बार्डमेंट है या जो क्लस्टर बॉम्बिंग है वो राजस्थान में ही है। अडानी को भी ले आए गहलोत जी तो। हाँ, हाँ। तो सारी की सारी योजनाएँ चल रही हैं। बीजेपी के साथ अभी हो क्या रहा है कि इतने सारे लीडर्स हैं जो जो खुद को मुख्यमंत्री का प्रत्याशी मानते हैं या मानते हैं कि सरकार आएगी तो उन्हें कुर्सी मिलेगी, तो पूरी इनफाइटिंग जो है, भले वो वसुंधरा राजे हों, अभी वर्तमान जो सतीश पूनिया है प्रदेश अध्यक्ष हैं वो हों, या इवन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी, उनकी भी इच्छा बताई जाती है कि वो भी पूरी तरह जो है आश्वस्त हैं, वो लगे हुए हैं। तेजस्वी सिंह शेखावत हैं जो कद्दावर नेता हैं राजस्थान के, पिछली बार उनका नाम 2018 में ऑलमोस्ट प्रदेश अध्यक्ष के लिए फाइनल हो गया था और रानी ने कुछ वीटो कर दिया। उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को कहीं न कहीं जो है इस रेस में मानते हैं। पर अभी जो एक सिंगल मैसेज जो सभी नेता कहते हैं, वो कहते हैं कि सर चुनाव जो लड़ा जाएगा वो मोदी जी पहले के जीता चेहरे, जाए। हाँ, मोदी जी के चेहरे पे लड़ा जाएगा। तो पार्टी कहीं न कहीं किसी का नाम अनाउंस करने से बच रही है, क्योंकि लेग पुलिंग जो अगर किसी का नाम आगे आ गया तो जो बाकी जो 7-8 लोग हैं, वो कहीं न कहीं कुछ डिस्टर्बेंस कर सकते हैं। तो मुझे लगता नहीं कि किसी नाम को लेके फिलहाल पार्टी विचार कर रही है। फिलहाल तो ये है वैसे भी कि वैसे भी बीजेपी का एक वो रहा है विनोद जी, ट्रेंड में देख रहा हूँ पिछले कुछ सालों से, कि अगर आपका सीएम है, अगर आपको बदलना है तो सीएम पहले बदल दो, जैसे कि भूपेंद्र पटेल बदल दिए वहां पे, पुष्कर सिंह धामी बदल दिए। लेकिन जो सिटिंग सीएम है उसी के चेहरे पे ही लड़ा जाता है। और अगर कहीं पे विपक्ष में है तो फिर किसी का नाम डिक्लेयर नहीं करते। एक ले देकर एक बार मेरे ख्याल में किरण बेदी का नाम दिल्ली के लिए डिक्लेयर हुआ था। सीएम फेस के लिए कभी बीजेपी डिक्लेयर करती नहीं है, पार्टी से कहती है कि आप लड़ो, जीत के आओ, फिर हम तय करें। यहाँ अभी क्या हो रहा है कि कुछ नेताओं का जो अपने गुट के नेता के लिए जो एक उतावलापन है ना, अभी 2-3 दिन पहले जन आक्रोश सभा में एक में राजेंद्र राठौर जी ने पूनिया जी का नाम आगे बढ़ा दिया। अभी 2 दिन पहले जो राष्ट्रीय सचिव हैं यहाँ पार्टी की अलका गुर्जर, उन्होंने शेखावत जी का नाम आगे बढ़ा दिया कि भाई इनकी लीडरशिप होना चाहिए। वसुंधरा गुट के जो लीडर हैं वो मैडम का नाम आगे बढ़ाते रहते हैं। तो कहीं न कहीं नेता जो है अभी भी उस कोशिश में है कि कोई नाम किसी तरह जो है पार्टी कहीं डिक्लेयर करके उसकी छतरी के नीचे सबको लेके आ जाए। पर फिलहाल मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ हो है, या जो बातें चल रही हैं वही चल रही हैं कि साहब प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी रहेगी या नहीं रहेगी। जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं या संगठन महामंत्री हैं वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे।
तो अभी तो फिलहाल पार्टी में जो संक्रांत के बाद यहाँ कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ परिवर्तन जो है स्टेट लीडरशिप में भी हो सकता है और ये देखना ये होगा। भी ये भी खबरें आई हैं कि इस वीक में शायद मोदी जी और जेपी नड्डा का कार्यक्रम भी है वहां पे। वो इस वीक में नहीं है, एंड ऑफ द मंथ में भीलवाड़ा उनको आना है, 28 तारीख को कोई एक प्रोग्राम है। अभी मतलब उसको ऑलमोस्ट कंफर्म बताया जा रहा है, पर वो प्रोग्राम जब वो आएँगे तभी बिल्कुल कंफर्म होगा, 2-4 दिन पहले ही पता चलेगा। अच्छा, बीजेपी के बारे में जैसे बात हम कर रहे हैं कि इतने सारे नाम हैं, और जहां तक गजेंद्र सिंह शेखावत की बात है, और गजेंद्र सिंह शेखावत और वसुंधरा के बीच में बिल्कुल नहीं बनती है, सब लोग जानते हैं। लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत को जिस तरह से कहा जाने लगा है पिछले काफी समय से कि गद्दावर नेता है, उसकी एक वजह ये भी रही कि उन्होंने गहलोत के बेटे को हराया। मेरा तो ये भी मानना है कि उन्होंने एक तरीके से अशोक गहलोत को डिफीट किया, इनडायरेक्ट वे में अगर माना जाए तो। क्योंकि उधर वहां कमलनाथ भी अपने बेटे को चुनाव लड़वा रहे थे मध्य प्रदेश में, लेकिन वो एक सीट जितवाने में सफल रहे थे, जबकि बिल्कुल साफ हो गई थी वहां पे कांग्रेस। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ बाल-बाल बचे थे, शायद 19-20 हज़ार का कोई अंतर था। हाँ हाँ, बहुत नैरो मार्जिन से वो जीत पाए थे। तो इसमें मैं एज ए पत्रकार, आप काफी चीजों को देख रहे हैं वहां पे बैठ के, और पब्लिक के बीच से भी एक फीडबैक निकल के आता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में हुआ था कि 2017 का जब चुनाव था, बीजेपी का कोई फेस नहीं था, और चर्चाएं बहुत सारे लोगों की थी। राजनाथ सिंह को बना देंगे, वरुण गांधी, स्मृति ईरानी तक का भी नाम था। लेकिन उस समय योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे अलग था। तो क्या इन सब नामों में आपको, आपका अपना एक्सपीरियंस क्या कहता है कि अगर हम मान लें आज की तारीख में कि चुनाव हो और बीजेपी सरकार बनाने की पोजीशन में आए, तो बीजेपी की हाई कमान की जो तमाम परिस्थितियों को देखते हुए राजस्थान के हिसाब से पहली चॉइस क्या रहेगी? कि ये बीजेपी पार्टी है जिसमें चॉइस का तो अंदाज लगाना बड़ा मुश्किल होता है, पर अगर नेचुरल सिलेक्शन के हिसाब से देखें तो आज जो शेखावत जी हैं वो सबसे बड़ा मंत्रालय, अगर आप देखोगे, जल जीवन मिशन चला रहे हैं, जल शक्ति मंत्रालय, जिसको 13 मंत्रालय को जोड़ के एक मंत्रालय बनाया गया है। हम्म। और इस वक्त सबसे ज्यादा अटैकिंग जो उसमें मोड में है, अगर राजस्थान में कोई नेता है तो सरकार पे सबसे ज्यादा अटैक भी वही कर रहे हैं, और हम्म। उन्हीं की बातों पे जो है ज्यादा जवाब जो है सरकार की तरफ से भी आता है। चीफ मिनिस्टर, चूंकि एक ही इलाके से चीफ मिनिस्टर भी हैं और उसी क्षेत्र से आते हैं शेखावत भी, तो दोनों का एक वो बीच-बीच में चलता है ना कि साहब वो इसलिए मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं कि मैंने उनके बेटे को हराया। हम्म। अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा उनके खिलाफ, और एक जो ईआरसीपी का एक जो ये ईस्टर्न राजस्थान है, जिसमें 13 जिले आते हैं, सवाई माधोपुर, टोंक, दौसा, करौली वगैरह। तो यहाँ पानी को लेके, चूंकि पानी इनके पास है, इनके खिलाफ बहुत बड़ा एक अभियान सरकार ने छेड़ा। तो ये मैसेज कहीं न कहीं जाता है कि भाई इसी एक आदमी के साथ जो है आप सरकार लड़ती नज़र आती है ज़्यादातर मुद्दों पे। तो हो सकता है कुछ ऐसा पॉलिटिकल अंदाज़ ये भी लगाते हों। मुझे लगता है कि दौड़ में तो शामिल हैं, अब ये तो पार्टी डिसाइड करेगी कि उसके बाद क्या होता है, इलेक्शन अच्छा, के बाद। वसुंधरा राजे के बारे में भी अभी लगभग 1 डेढ़ महीना हो गया। ये आई थी कि वो दिल्ली आई थी और वो सभी से मिली थी, अमित शाह से भी मिलके गई थी, और शायद मोदी जी से मिली थी, लेकिन मोदी जी के साथ उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पे नहीं आई थी। और नड्डा जी से मिली थी, उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पे आई थी। तो वो अपने अपने आप को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जैसे कि आपने एक पहले खबर, एक बहुत अच्छी बात आपने ये बताई थी कि अशोक गहलोत के सीएम रहते हुए कांग्रेस ने जब चुनाव लड़ा है तो वो 20 और 40 सीटों पे गई है, और फिर भी जब सरकार बनाने का मौका आता है तो अशोक गहलोत को ही सीएम बना दिया जाता है। तो क्या वसुंधरा के साथ भी कुछ ऐसा है? देखिए, ये 1993 में बीजेपी पहली बार अपने बलबूते पे सरकार बना के आई थी, और राम मंदिर के बाद सरकार यहाँ चली गई थी, और उस वक़्त जनता दल के शायद यहाँ गठबंधन था, और उसमें भैरों सिंह शेखावत जी मुख्यमंत्री थे। तो 93 के बाद जीते थे, पहली बार सरकार बनाई थी, और उसके बाद भैरों सिंह शेखावत जी जो है वो उस सरकार के बाद दिल्ली चले गए, और ये उपराष्ट्रपति भी बने। है कि भाई उनको दिल्ली ले गई पार्टी जो है। और तब से वसुंधरा राजे जी ये रहने वाली, आपको पता होगा कि मतलब इनका जो मायका है वो ग्वालियर है, और इनकी ग्वालियर। ससुराल हाँ, धौलपुर है।
तो एक तरीके से लोग कहते हैं कि भाई यहाँ जो है बाहर से आके नेता जो है इन्होंने लाया, पर वो उनका एक ऑरा ऐसा है और उनका जो चीफ मिनिस्टर काल में जब भी पार्टी चुनाव लड़ी है, तो बहुत बुरी स्थिति में बीजेपी हारी नहीं है उसके बाद कभी। जैसे पिछला चुनाव भी देखो तो शायद 74-75 सीट्स थी बीजेपी की। अगर कांग्रेस की तुलना करोगे तो उस बहुत अच्छी स्थिति थी। उससे पहले भी जो पहली सरकार थी उनकी, उसमें भी उसमें भी बहुत बुरी हार नहीं हुई थी। जब वो पहली बार हुई थी, तो कयास ये लगाए जाते थे कि भाई पार्टी जो है ऑलमोस्ट पिछली जीत बार ही। जो है 163 से 73 पे आई थी बीजेपी। हाँ, नहीं उससे पिछली बार जब पहली बार वो बनी थी, चीफ मिनिस्टर बनी थी 2003 में, हाँ, तब बीजेपी जो है कया 78 शायद सीटें आई, 78। और तब किरोड़ी लाल मीणा जो अभी बीजेपी में सांसद हैं राज्यसभा के, उन्होंने कुछ विद्रोह किया था, अपनी पार्टी बना ली थी, तो वो भी कुछ सीटें लेके आ गए थे। नहीं तो उस साल वो रिवायत जो थी वो बदलने पे आ गई थी लगभग। मुख्यमंत्री हाँ, रहती थी और उसके बाद जब हार गई, और तो वो क्या है, एक तरीके से सीन से गायब हो जाती थी और वो दिखती नहीं थी। पर इस बार पिछले 4 सालों से उन्होंने देखा कि लीडरशिप में जो है यहाँ और भी लोग हैं जो उनके विरोधी गुट के हैं, जो कहीं न कहीं एक्टिव हैं, तो वो मैडम भी पिछले 4 साल से कुछ-कुछ एक्टिविटी कर रही हैं। और अभी पिछले साल भर से आप बोलेंगे तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं वो। पर वो जो बीजेपी की यहाँ जो पॉलिटिक्स चलती है, या जैसे नेताओं की, जैसे कल एक कार्य समिति की बैठक थी, प्रदेश कार्य समिति की, उन उसमें है, हाँ, पर उसमें नहीं, कई बैठकों में नहीं आती हैं। जन आक्रोश सभाओं से, रैलियों से बिल्कुल अलग रही हैं। और बीच-बीच में कुछ ऐसे संदेश देती हैं, अपनी कोई निजी यात्रा निकाल लेती हैं, जैसे तो अलवर की तरफ से उन्होंने एक यात्रा निकाली कि साहब ये निजी यात्रा है मेरी। तो वो खुद को अपना लीडर, भाई ये तो सर्वमान्य है कि जो 2 बार चीफ मिनिस्टर रहा हो तो पूरे प्रदेश में उसका कुछ ना कुछ एक पकड़ रहती है। उनके पर वेल ऐसा, विशर सपोर्टर सब जगह होते हैं। हाँ, सब जगह सपोर्टर होते हैं, पर फिलहाल मैडम अपने को दौड़ से बाहर नहीं मान रही हैं, ऐसा लगता है, क्योंकि कुछ ना कुछ एक्टिविटी उनकी जारी है। असल में क्या है कि इनका वसुंधरा का थोड़ा-सा मामला मुझे ये भी लगता है कि जैसे एक कहते हैं कि भाई साहब राजसी परिवार से लोग आते हैं जो इस बैकग्राउंड से रहते हैं, उनमें वो बात तो होती नहीं है कि वो जैसे कि आप फील्ड के जो आदमी में होती है, जो गली-गली में घूमने वाले अशोक गहलोत में, और इनमें बेसिक फ़र्क ये भी है, अशोक गहलोत की पकड़ जो है वो निचली लेवल तक अपनी पार्टी में है, इसलिए पार्टी उनका एक विकल्प होने के बावजूद भी सचिन पायलट को उन्होंने अवॉइड कर दिया। लेकिन इनके थोड़ा-सा एक रिजर्वेशंस होते हैं कि आप ये सड़कों पे धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते जो ऐसी बैकग्राउंड से लोग आते हैं। तो इसी वजह से कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये अपने शेल में रहती हैं और चुनाव के समय ही प्रकट होती हैं। नहीं, पर इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इस बार तो सेल से निकलना पड़ा है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, कई नेता ऐसे हैं जो लग रहा है कि मतलब टक्कर देते नज़र आ रहे हैं। और जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको भी इनका विरोधी माना जाता है। पार्टी ने कुछ ऐसे नेताओं को भी आगे बढ़ाया है, शायद मैडम को मैसेज देने के लिए। जैसे घनश्याम शर्मा है, घनश्याम दा ये शर्मा हैं, तिवाड़ी, घनश्याम तिवाड़ी। ये मैडम के विरोधी गुट के माने जाते हैं, इनके चक्कर में पार्टी छोड़ गए थे, पर अब जब लौट के आए हैं तो उनको राज्यसभा की सीट से नवाज़ा गया। जबकि बीजेपी का एक क्राइटेरिया है कि साहब 75 साल की उम्र में हम नहीं देंगे, तो वो भी उसी के आस-पास उनकी उम्र थी। हाँ, ये किरोड़ी चौंकाने वाला था काफ़ी। हाँ, किरोड़ी लाल मीणा है, वो भी इनके विरोधी माने जाते हैं प्रदेश में, उनको भी पार्टी ने राज्यसभा में भेजा। सतीश पूनिया जो इनके विरोधी माने जाते हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। तो कहीं न कहीं ऐसा पार्टी भी संकेत देती है कि नहीं साहब, आप जो हाँ, है अब तो ये तो नए ये लोगों को इस मौका तरह दो। से इस तरह की पोज़ीशन बन रही है कि वसुंधरा वर्सेस ऑल हो रहा है। अ, अब ये तो देखना पड़ेगा चुनाव से पहले। अभी तो ऑल वाली स्थिति नहीं है। अच्छा, इसमें ये कई बार कुछ लोग नाम लेते हैं राज्यवर्धन राठौड़। मुझे लगता नहीं है कुछ इस नाम में कुछ ज़्यादा दम है। देखिए, दूसरी बार वो टिकट लाके, पहली बार में बड़े-बड़े मंत्रालय थे राज्यवर्धन जी के पास में। युवा नेता हैं, काफ़ी अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता भी पार्टी ने बनाया हुआ है। एक्टिव भी रहते हैं जयपुर में, काफ़ी राजस्थान में एक्टिव रहते हैं। अपने क्षेत्र में भी वो काफ़ी दौरे करते हैं। अक्सर उनके वीडियो इंस्टाग्राम पे या ट्विटर वगैरह पे हम देख सकते हैं। अ, पर दूसरी बार उनको मंत्रालय भी कोई नहीं मिला है और राष्ट्रीय प्रवक्ता बना के उनको कर दिया है, तो लगता नहीं है, क्योंकि अभी उनकी उम्र काफ़ी कम है, वो बाकी एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो राजस्थान में लीडरशिप में ऐसी कोई कमी नहीं, मतलब ये तो कोई चमत्कार हो सकता है कि भाई
मोदी जी, हाँ, अमित पार्टी शाह कुछ सोच ले कि बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स कुछ करना है तो अलग बात है, वरना सब है, तो इसलिए उसकी बात अलग है। पर फिलहाल तो ये है कि पार्टी उनका पूरा उपयोग कर रही है, वो भी पार्टी को पूरा समय देते हैं। तो अभी भले जन आक्रोश हो या पार्टी के लिए कोई बात रखनी हो मीडिया में, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी हो, कुछ भी करने हो, तो आज वो एक चेहरा बन के या दौरे करने हो क्षेत्र के, तो उसमें काफ़ी एक्टिव रहते हैं। अच्छा, विनोद जी, आखिरी सवाल है मेरा। एक राजस्थान का जब भी राजनीतिक उसमें जिक्र होता है पिछले कुछ समय से, लगभग मोदी ईरा जब से स्टार्ट हुआ है, तो राजस्थान में जब राजनीति की बात करते हैं तो एक नाम बहुत एक्साइटिंग मुझे लगता है, हनुमान बेनीवाल का। हाँ, इस बिल्कुल बंदे ये ने अपनी अलग एक पहचान बनाई है। ये 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 इनके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या इनका दखल रहेगा इस बार। ये देखिए बिल्कुल बहुत सही आपने, मैं बिल्कुल मिस कर गया था हनुमान बेनीवाल जी को। बहुत ही जुझारू और मतलब लड़ाकू टाइप के नेता हैं और किसी मंच पे कुछ भी बोल सकते हैं, उनकी ये छवि है और खासकर जाट युवाओं में बड़े पॉपुलर हैं। हाँ, हाँ, लैंड है जो पश्चिमी राजस्थान के जो जाट बहुल क्षेत्र हैं, राजस्थान में जो जाट कम्युनिटी है वो एक तरीके से पूरी तरह काफ़ी अच्छी संख्या में है और डोमिनेट करती है राजस्थान की पॉलिटिक्स को। वहाँ आरएलडी का भी एक विधायक है, जो राष्ट्रीय लोक दल है। हाँ, नहीं, ऑलरेडी का तो वो तो अलग सीन से, उस पे अपन कभी और बात करेंगे। तो हाँ, पर ये जो नागौर का इलाका है या उस तरफ का जो जोधपुर की तरफ, मतलब जहाँ-जहाँ जाट्स ज़्यादा हैं, तो युवाओं में बड़े वो है। और अभी जो पिछले 2-3 उपचुनाव हुए हैं राजस्थान में, तो हम्म, आरएलडी ने कहीं दूसरी, कहीं तीसरी पोज़ीशन ली है। अब ये माना जा रहा है कि साहब ये वोट किसके काट रहे हैं? तो ये है कि भाई दोनों के काट रहे हैं। मतलब हम्म, बीजेपी के भी काट रहे हैं, कांग्रेस के भी काट रहे हैं। नागौर से जब लोकसभा चुनाव इन्होंने 2019 में जीता था, तब ये पार्ट ऑफ एनडीए थे। बीजेपी ने 25 में से 1 सीट छोड़ी थी, वो इनके लिए छोड़ी थी। हाँ, अगर टेक्निकली देखा जाए तो जो 25 सीटें बीजेपी ने राजस्थान में जीती थी, तो 1 आरएलडी की थी, इसकी थी आरएलपी की थी। आरएलपी। हाँ, अभी उसके बाद इन्होंने कुछ विधायकी के चुनाव भी एनडीए के साथ मिलके लड़े थे, जिसमें इनके भाई जो है जीते थे, नरेश बेनीवाल शायद नाम है उनका, तो वो जीते थे। अभी इनके 3 विधायक हैं और अगर ये, वैसे तो कोशिश है इनकी पिछले दिनों दिखी कि एनडीए में शायद ये वापस आना चाहते हैं, पर ऐसा कोई अभी कोई संकेत नहीं है। तो अपने संगठन को बढ़ा रहे हैं, ज़मीन पे बड़े एक्टिव रहते हैं, बहुत पॉपुलर हैं एक युवा वर्ग में, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो अगर ये खुद चुनाव लड़ते हैं कुछ सीटों पे और 5 से 10 सीटें लेने की एक क्षमता रखते हैं, तो बड़ा दिलचस्प होगा देखने में। और इनका क्या इनका ऐसा भी लगता है कि ये दोनों तरफ बार्गेन करने की पोजीशन में होंगे? ये डिपेंड करेगा बीजेपी कितनी कम नीचे सीटें लेके आती है, पर फिलहाल हाँ, तो लगता है अभी तो डिस्टेंस जो, डिस्टेंस कितना रहता है, सही बात। हाँ, अभी तो यही माना जा रहा है कि मतलब जैसा इतिहास रहा है कि भारी भरकम सीटें आगे आ भी सकती हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। हम्म, और बाकी मुख्यमंत्री जी जिस प्रयास में लगे हुए हैं, तो वो कितना नीचे लाते हैं, ये भी डिपेंड करेगा। जो योजना है अभी किसानों को शायद कृषि वो पेंशन योजना लाने की एक तैयारी है। हम्म, ओल्ड पेंशन स्कीम भी सबसे पहले राजस्थान में अनाउंस हुई थी, हम्म। तो उसको लेके भी कुछ दोबारा आंदोलन शुरू कर दिया गया है, क्योंकि केंद्र ने 35,000 करोड़ रुपए देने से मना कर दिया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। एक चिरंजीवी योजना है, शायद मुझे लगता है पूरे देश में शायद अपने तरीके की अनोखी योजना है। सबको 5 लाख रुपए का जो है हेल्थ इंश्योरेंस है। उसके अलावा रुपए में खाना, युवाओं को बेरोज़गारी भत्ता, मतलब गिनोगे तो लिस्ट खत्म नहीं होगी। हाँ, वो तो पर इस ये साल जो तो है, इन्होंने हाँ, झड़ी लगा दी है एकदम से। हाँ, और ये बजट जो आ रहा है, जिसको पहले तो कयास लगाया जा रहा था कि भाई केंद्रीय बजट से पहले आएगा, हालाँकि टेक्निकली वो ठीक नहीं था। और अब उसके बाद वो बजट में क्या देंगे, आखिरी बजट होगा वो, और ये माना जा रहा है कि शायद उनकी आखिरी पारी भी होगी, क्योंकि उम्र के हिसाब से जो है, तो कुछ चमत्कार सा देखने को मिल सकता है बजट में कि घोषणाओं की जो है बारिश देखने को मिल सकती है। तो डिपेंड करेगा कि ज़मीन पे उनकी योजनाओं का, जैसे मोदी जी को लाभार्थी वर्ग का जो एक वोट मिलता है, यहाँ कितने लाभार्थी उनके साथ जाते हैं। ये देखना होगा कि बड़ा दिलचस्प रहने वाला है चुनाव जो है राजस्थान। अच्छा, आपने अभी
चलते चलते एक बात कह दी अशोक गहलोत के बारे में कि शायद उनका ये आखिरी वो है। तो जब अशोक गहलोत का ये लग रहा है, सबको, उन्हें खुद भी लग रहा है कि ये आखिरी पारी है उनकी, तो क्या वो फिर क्यों इतना अडामेंट है कि मैं ही चीफ मिनिस्टर रहूंगा और मेरी लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाए? क्या मतलब वो ये सिर्फ चाहते हैं कि सचिन को बाहर रखे, चाहे कोई भी और आ जाए? मानव स्वभाव होता है, आदमी एक अच्छा वेलफेयर चाहता है, एक चाहता है कि अगर वो जीतते हैं जैसा वो दावा करते हैं तो एक अच्छा वेलफेयर हीरो की होगा। तरह जाए। हाँ। हाँ, बिल्कुल सभी लोग चाहते हैं कि, और उन्होंने भी बोला भी है कि मैं अगर रिटायरमेंट ले लूंगा और घर बैठ जाऊंगा तो बीमार हो जाऊंगा, तो मैं 50 साल से राजनीति कर रहा हूँ, तो रिटायरमेंट तो मैं नहीं लेने जा रहा हूँ। और तो कांग्रेस में तो ऐसी कोई रिजर्वेशन उम्र को लेकर है भी नहीं। 80 साल की उम्र में जो है खड़गे साहब अध्यक्ष बन रहे हैं पार्टी के। कांग्रेस में तो सब खुला हुआ है, वेलकम है सबका। नहीं तो एक 80 साल का अध्यक्ष बना और एक 50 साल का जो है सड़क पे जो है वो चल भी रहा है। वो तो खैर चिर युवा है, वो तो हमेशा युवा रहेंगे। टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं भाई, उन्होंने तो इतिहास रच दिया है। चलिए विनोद जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप हमारे चैनल पर आगे भी आइएगा और हम आपसे आगे भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। ओके। नमस्कार। हाँ।